हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी सुपर टेट प्राइमरी स्तर में सहायक अध्यापक के लिए बाल मनोविज्ञान की बुक करेंगे, यूथ कंपटीशन की, जिसमें हम सबसे पहले बाल मनोविज्ञान टॉपिक शुरू करेंगे और इसमें हम लोग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है। प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो व्यक्ति हो, चाहे वो सगे भाई बहन हो या जुड़वा हो या दोस्त हो, कोई भी दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें कुछ ना कुछ रंग, रूप, हाइट वगैरह कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। चलिए, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में कुछ परिभाषाएं करते हैं। सबसे पहली परिभाषा है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन किया जा सकता है। यह कथन स्किनर ने कहा है। स्किनर ने कहा है कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, जो भिन्नताओं का मापन कर सकते हैं, वही व्यक्तिगत भिन्नता है। और टॉयलर ने क्या कहा है कि शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृद्धियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। इनका कहने का मतलब वही है जो स्किनर ने कहा है, लेकिन स्किनर ने कहा था कि जिसका हम मापन कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि हम मापन किस किस चीज़ों का करेंगे, जिन जिन लक्षणों का हम मापन कर सकते हैं वो बता दिए हैं, वही उनके अकॉर्डिंग व्यक्तिगत भिन्नता है। आकार है, स्वरूप है, शारीरिक कार्य संबंधी क्षमता है, बुद्धि है, उपलब्धि है, ज्ञान है, रुचि है, अभिवृद्धि है और व्यक्तित्व के लक्षण हैं। कोई व्यक्ति, अब हम अगली डिफाइन देखते हैं। कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितना भिन्न रहता है, उसे व्यक्तिगत भिन्नता कह सकते हैं। यह कथन जेम्स डेवन ने कहा था। जेम्स डेवन ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति हैं या कोई समूह है जो उनके अकॉर्डिंग, जैसे किसी क्लास के बच्चे हैं या किसी सोसाइटी के लोग हैं, अगर हम उनकी मानसिक क्षमता देखें या शारीरिक क्षमता का औसत देखें, जितने अगर डिफरेंस आता है सब में एक दूसरे में, तो वही उनकी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। अब हम देखते हैं, चलिए, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार। बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता, शारीरिक विकास में भिन्नता, उपलब्धि में भिन्नता, अभिवृद्धि में भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता, गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता, लिंग भिन्नता, जाति या राष्ट्र संबंधी भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। ये सभी विभिन्नता के प्रकार है। चलिए, व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शारीरिक क्षेत्र। शारीरिक क्षेत्र में दो आती हैं, शारीरिक भिन्नता, गत्यात्मक योग्यता भिन्नता। कि गत्यात्मक योग्यता मतलब होता है, जैसे शिशु है, कोई शिशु बच्चे, तो शिशु में कई प्रकार के आते हैं। कुछ बच्चे कुछ जैसे 5 साल के बच्चे, सॉरी 4-5 महीने के बच्चे होते हैं। कुछ है नहीं पेन, एक हाथ से गिलास भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ है नहीं है घोंटुओं से चलते हैं। मतलब कुछ ना कुछ भिन्नताएं उनमें देखने को मिलती हैं। यही व्यक्तिगत भिन्नता है। मानसिक स्तर के आधार पर देखें तो बुद्धि भिन्नता, उपलब्धि भिन्नता, अभिक्षमता भिन्नता, विशिष्ट योग्यता भिन्नता। अब हम संवेगात्मक भिन्नता के आधार पर देखें। संवेगात्मक क्षेत्र के आधार पर संवेगात्मक भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, अभिवृद्धियों में विभिन्नता। सामाजिक क्षेत्र में देखें तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता, आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में विभिन्नता, जातीय तथा राष्ट्रीय विभिन्नता, आत्मधारणाओं में विभिन्नता। क्योंकि समाज में कई सारी जातियां रहती हैं, राष्ट्र, सब लोग अलग अलग राष्ट्र को मानते हैं, ये सभी हम समाज में विभिन्नता देखने को मिलती है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में प्रभाव तथा महत्व। जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इस पर शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इनका क्या महत्व है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर 1, छात्रों का वर्गीकरण करने में
व्यक्तिगत शिक्षण में, शिक्षण विधि में, बालकों की रुचि में, कक्षा के आकार, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण करने में, बालकों को गृह कार्य वितरण करने में, क्योंकि बालकों को जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग किसकी योग्यता कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग गृह कार्य देते हैं, होमवर्क देते हैं, उसमें भी हेल्प करता है। बालकों के रुचियों का विकास करने में, कि बालकों को गेम में क्रिएटिविटी आए, ड्राइंग बनाएं या कुछ क्राफ्ट बनाएं, पेपर वर्किंग करें, इनमें भी हेल्प करता है। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में। चलिए अब हम कुछ इसके आधारित पर प्रश्न करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारण क्या है? तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण अभी हम लोगों ने जाने थे। वंशानुक्रम हो सकता है, वातावरण हो सकता है, जाति प्रजाति हो सकती है, देश हो सकता है, आयु हो सकती है और बुद्धि हो सकती है, कई सारे भी हो सकते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधियां हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधारित शिक्षण प्रविधियां दो चलती हैं, एक तो प्रोजेक्ट विधि और दूसरी डाल्टन विधि। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक है। और डाल्टन विधि के जन्मदाता कौन है? मिस हेलेन पार्क हर्ट्स। डाल्टन विधि के जन्मदाता मिस हेलेन पार्क हर्ट्स हैं। और किंडरगार्टन विधि है, उसके जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है बच्चों को। किंडरगार्टन विधि जो हम प्लेवे स्कूल देखते हैं ना, उसमें हम लोग शिक्षा कैसे देते हैं? खेल खेल में। तो यहाँ पर किंडरगार्टन ज़्यादा प्लेवे स्कूलों में देखने को मिलती है, खेल के द्वारा। चलिए अब हम इसी में व्यक्तिगत भिन्नता में सबसे पहले देखेंगे स्मृति। स्मृति का टॉपिक, स्मृति में क्या? स्मृति की सबसे पहले कुछ परिभाषाएं देखते हैं। देखिए, पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। जो हम लोगों ने पहले बातों को सीखा हुआ है, या किसी बात, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, ABCD याद करते हैं, तो वो पहले की बातें हैं उनके लिए 6 फोर्थ में आने के बाद, तो लेकिन वो याद तो रखते हैं ना। तो ये पूर्व में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। ये कथन किसने कहा है? वुडवर्थ ने। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इन तथ्यों को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। ये किसने कहा है? मैकडूगल ने। इनका कहने का मतलब ये है कि जो अतीत में हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, या कोई भी, जैसे आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, एग्ज़ाम देने से पहले आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है वो आपकी घटनाएं की तौर पे काम करते हैं। उनको पहचान लेते हो आप कि मैंने लास्ट टाइम क्या गलती की थी, कि अब मैं वो गलती ना दोहराऊं, इस बार मैं हमेशा क्वालिफाई करके जाऊँ इस एग्ज़ाम को। तो आप उनको पहचानना, अनुभव कर, उनसे कुछ सीख के पर जाना, तो ये सब हमारी क्या है? अनुभव करना, ये सब हमारी स्मृति में होते हैं। संवेदी स्मृति होती है कितने सेकंड की? सिर्फ 4 सेकंड की। संवेदी स्मृति 4 सेकंड की होती है। अल्पकालीन स्मृति ये कितनी अवधि की होती है? ये 20 सेकंड की होती है। अल्पकालीन स्मृति 20 सेकंड की होती है। स्मृति की श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? पहचानना। स्मृति की सबसे श्रेष्ठ प्रणाली है पहचानना। स्मृति का सर्वप्रथम प्रयोग एबिंगहास ने किया था। स्मृति का जो सबसे पहले नाम का प्रयोग किया था, एबिंगहास ने किया था। अब हम देखेंगे स्मृति के प्रकार। स्मृति कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिगत स्मृति, अभिव्यक्तिगत स्मृति, तत्कालीन स्मृति, स्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति, आदत स्मृति, मनोविज्ञान स्मृति, शारीरिक स्मृति, इंद्रिय अनुभव स्मृति। स्मृति के आधार अथवा अंग हैं। स्मृति के 4 आधार या 4 अंग हैं, या 4 चरण बोल सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचान करना। कोई भी चीज़ को स्मृति के लिए सबसे पहले किसी चीज़ को हमें सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद उसे धारण करना पड़ेगा, उससे मतलब समझना पड़ेगा कि ये कैसे सीखा मैंने। उसके बाद पुनः स्मरण करना, रिकॉल करना कि मैंने उस चीज़ को कैसे सीखा, फिर उसको दोबारा से आने पर सामने उसको तुरंत पहचान लेना। ये हमारी स्मृति है। स्मृति का अंग नहीं है, वो है चिंता। चिंता बिल्कुल भी स्मृति का अंग नहीं है। अच्छी स्मृति की विशेषता क्या हो सकती है? अच्छी स्मृति की पहचान है कि शीघ्र अधिगम।
शीघ्र अधिगम हो जाना, शीघ्र स्मरण आ जाना, शीघ्र पहचानना, अनावश्यक बातों की विस्मृति। विस्मृति का मतलब होता है भूल जाना, अनावश्यक बातों को भूल जाना। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है क्रमबद्ध रूप से। जो वास्तविक स्मृति है उसमें हम लोग क्रमबद्ध रूप से याद करते हैं। पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है भय, चिंता, परेशानी। जो हमारी पुनः स्मृति सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में जब अंकित हो जाती है तो उसे कहते हैं स्मृति। स्मृति चिन्ह। जब भी हमने कोई भी चीज सीखा है, अगर वो हमारे माइंड में बैठ जाए अच्छे से, तो हम उसे स्मृति कहते हैं। अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता है कि वो हमें शीघ्र याद होनी चाहिए। अगर हमारी अच्छी स्मृति है तो कोई भी चीज हम लोग याद करते हैं तो वो हमें शीघ्र याद हो जाना चाहिए। ठीक है। अब स्मृति करने की विधि। हम लोग कैसे स्मृति करते हैं? संकलित तथा सांतराल विधि। संकलित तथा सांतराल विधि। पूर्ण तथा अंश विधि, प्रगतिशील विधि, सस्वर विधि, निरीक्षण विधि, आनुषंगिक तथा अभिप्रेत विधि। ये हमारी स्मृति करने की विधियां हैं। अच्छी स्मृति के लक्षण या विशेषताएं। चलिए हम लोग जानते हैं कि अच्छी स्मृति के क्या लक्षण हैं। शीघ्र अधिगम, अच्छी धारण शक्ति, शीघ्र पुनः स्मृति, शीघ्र तथा स्पष्ट पहचान, व्यर्थ की बातों को भूलना, उपयोगिता। अब हम ये स्मृति, हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं विस्मृति। विस्मृति क्या होता है? विस्मृति होता है कि भूत की किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। विस्मृति का मतलब है कि जो बाद में हमारे पास्ट में जो हमारे साथ कोई भी घटना हुई है या कुछ भी हुआ है उसको हम लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाता, उसको बार बार याद करने में हम असफल हो जाएं तो हम उसे विस्मृति कहते हैं। विस्मृति दो प्रकार की होती है, एक सक्रिय विस्मृति और दूसरी निष्क्रिय विस्मृति। सक्रिय विस्मृति के बारे में देखते हैं क्या है। जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। और सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मृति कहलाता है। कोई भी ऐसे वस्तु है उसको पहचानना, धारण करना, पुनः याद करना, या कोई भी पाठ है, लेक्चर है, वापस से याद नहीं आता, कोई भी टॉपिक है तो अब धारण किया था और आप भूल गए और कितना भी कोशिश कर रहे हैं आपको नहीं आ रहा, तो वो हमारी विस्मृति में जाएगा। और कोई आपकी घटना घटी हुई है, आपके साथ कुछ भी एक्सीडेंट घटा हुआ है, आप उसको भुला रहे हो धीरे धीरे करके, तो वो आप अपने प्रयास से भुला रहे हो तो वो सक्रिय विस्मृति में जाएगा। विस्मृति के कारण। विस्मृति के कई कारण हैं। मानसिक द्वंद्व, अनाभ्यास का सिद्धांत मतलब किसी चीज़ का प्रैक्टिस ना करना। मानसिक द्वंद्व मतलब मस्तिष्क में कोई परेशानी चलना, किसी सोच में डूबे रह जाना, मस्तिष्क आघात की माइंड में चोट आ जाना। दमन सिद्धांत। जब व्यक्ति प्रयास न करने पर किसी भी बात को स्वयं भूल जाता है तो उसे निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। विस्मृति के कारण क्या है? बाधा, दमन, अनभ्यास, समय का अभाव, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा, सीखने में कमी, सीखने की दोषपूर्ण विधि, मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व, मानसिक रोग, मादक वस्तुओं का प्रयोग, स्मरण न करने की इच्छा। ये सभी हमारी विस्मृति के कारण हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट में इनमें से कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक आध चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन सभी में ये कुछ ना कुछ देखने को मिलता है क्योंकि हर एक कोई कुछ ना कुछ घटनाओं को भूलने की प्रयास करता ही है। भूलना एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है। यह कथन किसका है? इब्राहिम हास का। विस्मृति में निरर्थक पदों का प्रयोग किया गया है, ये भी
इमरान हास के द्वारा। सर्वप्रथम 1985 में बृहस्पति वर्ग प्रस्तुत किया था, ये भी इमरान हास ने। देखो इमरान हास ने तो हमारी स्मृति भी बताई थी और इन्होंने ही बृहस्पति दी थी। बृहस्पति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है जो कि भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है। ये जो है इन्होंने बोला सिगमंड फ्रायड ने कि बृहस्पति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है जो भूलने की प्रबल इच्छा के कारण। विस्मरण के प्रमुख सिद्धांत। ये विस्मरण जो स्मृति है, विस्मरण भूल जाना, इसके क्या प्रमुख सिद्धांत हैं? अनुप्रयोग का सिद्धांत, हस्तक्षेप का सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, संकेताश्रित विस्मरण सिद्धांत। अनुप्रयोग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अनुप्रयोग जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक भी इमरान हास है। इन्होंने 1885 में इस सिद्धांत को दिया था। हस्तक्षेप या व्यक्तिगत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है मेगासा। इन्होंने 1932 में इस सिद्धांत को दिया था। अगर हम लोग देखें एग्जाम की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, उनकी दृष्टि से हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं बृहस्पति कम करने का क्या उपयोग है। बृहस्पति को अगर हम कम करें तो क्या उपयोग है? पाठ का अगर हम भूलना नहीं चाहते किसी भी चीज़ को तो क्या उपयोग करेंगे? पाठ की पुनरावृत्ति विस्मृति स्मरण का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेल डार्ड 1963 में विस्मरण की को एक नकारात्मक धारणा माना है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारण को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। इनका कहने का मतलब है विस्मृति का कम करने का एक ही उपाय यही है कि तुम किसी भी पाठ है उसको पुनः रिवीजन करते रहें। कोई भी आपने कार्य सीखा है उसको बार बार करते रहें। जैसे अब कुछ छोटे बच्चे हैं साइकिलिंग सीखते हैं तो वो बार बार साइकिलिंग करते रहें। गेम सीखते हैं तो वो उस गेम को बार बार करते रहेंगे, पुनरावृत्ति करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो वो नहीं भूलते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? जो कोई भी अगर हमने सीखी हुई बात है उसको स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने में असफलता रखना तो ये सब क्या कहलाता है? ये हमारी विस्मृति कहलाती है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है जिससे कोई तथ्य याद नहीं हो पाता। इस दोष को विस्मृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्मरण करने की कौन कौन सी विधियां हैं? अगर किसी चीज को स्मरण याद रखने की कौन कौन सी विधियां हैं? मिश्रित विधि एवं विचार सचर्या विधि दोनों स्मरण विधि करने की मुख्य विधियां हैं और अभी हम लोगों ने इससे पहले भी कई विधियां भी की थी। कौन कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है? स्मृति का सबसे अच्छा कारक है किसी चीज को पहचानना, धारण करना, पुनः स्मरण करना। ये सभी सीधा संबंध स्मृति से रखते हैं। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयोग कथन किसका है? अभी हम लोगों ने देखा था कि वुडवर्थ ने कहा था कि कोई स्मृति का अच्छा स्मृति का मतलब है किसी भी चीज को सीखना और उसका उपयोग करना। ये हमारा वुडवर्थ का कथन है। ये एग्जाम में हमारे कुछ कथन भी आते हैं इसलिए मैं आपको पहले से बता दूं, आप कुछ कथन जरूर याद करके जाएं। अभी से याद करना शुरू कर दें, जब तक एग्जाम की नोटिफिकेशन वगैरह आएगी आपको सब याद हो जाए। सीखी हुई बात को अभी हम लोगों ने ये कर लिया। संगणन सिद्धांत किसने संबंधित है? संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। ये सिद्धांत काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है एग्जाम में। अब हम देखते हैं कल्पना। कल्पना क्या होता है? परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। ये कथन हमारा मैकडूगल ने दिया था। मतलब जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसकी हम लोग कल्पना करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो परियों की कहानियों की, जंगलों के राजा रानी की कहानी की, शेर की कहानी, ये सभी की कल्पना करते हैं तो ये हमारी कल्पना कहलाती है, परोक्ष कल्पना। मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने
के लिए किया जाता है। कल्पना शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में सभी प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये कहा है डम्बिल ने कहा है। कल्पना की अगर हम परिभाषा देखें क्या है, जब मनुष्य भूतकाल एवं भविष्यकाल के बारे में वर्तमान समय में जो कुछ सोचता है वही कल्पना है। जो आपके पास में बीत चुका है उस घटना को सोच रहे हो बैठ के, या आप कल के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ये सब हमारी कल्पना है। मैकडूगल के अनुसार दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। जो हमारे पास नहीं है ये हम लोग उसकी कल्पना करते हैं। ये सब हमारी कल्पना के अगर हम प्रकार देखें, कल्पना का वर्गीकरण विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने मतानुसार किया है। अगर हम मैकडूगल और डेवर की कल्पना का देखेंगे, मैकडूगल ने कल्पना को 2 भागों में बांटा है, पुनरुत्पादन कल्पना और उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना में भी 2 बताई हैं, रचनात्मक और सृजनात्मक। पुनरुत्पादक कल्पना कौन सी होती है? इस कल्पना में स्मृति द्वारा गत्य अनुभवों की प्रतिमाओं को ज्यों का त्यों चेतनाओं में लाने का प्रयास किया जाता है। जैसे बालक जब किसी सुनी हुई पुरानी कहानी को यथासंभव कल्पना के सहारे उसी रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है तो उसे पुनरुत्पादन कल्पना कहते हैं। जैसे बच्चों को आज स्कूल में कोई स्टोरी सुनाई जाती है तो वो बच्चा क्या है, उस स्टोरी को अपने जैसे टीचर ने एक्सप्लेन की उसको ऐसे के ऐसे किसी दूसरे को बताता है, तो ये पुनरुत्पादन कल्पना है। उत्पादक कल्पना कौन सी होती है? इस प्रकार की कल्पना में गत अनुभवों और प्रतिमाओं को एक नवीन क्रम में या नवीनता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस कल्पना के 2 प्रकार होते हैं, रचनात्मक और सृजनात्मक। मतलब जो कहानी अगर स्कूल में सुनाई गई उसको बच्चा कुछ अलग तरीके से घर में सुनाता है या किसी फ्रेंड को बताता है, तो ये हमारी कल्पना उत्पादक कल्पना कहलाती है, प्रोडक्टिव कल्पना कहलाती है। डेवर के अनुसार अगर देखें तो डेवर ने वर्गीकरण किया था कल्पना को, इन्होंने भी 2 भागों में बांटा था, पुनरुत्पादक कल्पना, उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना को इन्होंने 2 भागों में बांटा था, अदानात्मक या ग्रहणात्मक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना। इन्होंने फिर सृजनात्मक को फिर से 2 भागों में बांटा, कार्य साधन कल्पना, रसात्मक कल्पना। कार्य साधन को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, उपचारात्मक या सैद्धांतिक कल्पना, व्यवहारिक कल्पना, विचारात्मक या सैद्धांतिक कल्पना, व्यवहारिक कल्पना। और रसात्मक कल्पना को इन्होंने 2 भागों में बांटा, वो है कलात्मक कल्पना, मन तरंगी कल्पना। अब हम इनके बारे में और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आदानात्मक कल्पना के बारे में देखते हैं। इस प्रकार की कल्पना को अनुकरणात्मक कल्पना भी कहते हैं। आदानात्मक कल्पना को अनुकरणात्मक कल्पना कहते हैं। इस कल्पना के द्वारा व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को समझने का प्रयास करता है जिसे उसने प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा या जाना। ऐसी वस्तु को समझने की कोशिश करता है ना तो उसने कभी आंखों से देखी। जैसे गांव के स्कूलों में देखें तो कंप्यूटर बहुत कम देखने को मिलते हैं गांव के प्राइमरी स्कूलों में, लेकिन उनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज की जाती है, उनके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो इस टाइप के हैं। यदि व्यक्ति दूसरों के कहने या बताने से उस विषय की कल्पना करने लगता है, शिक्षा में इसी प्रकार की कल्पना का उपयोग होता है। इसमें कल्पना की सामग्री बाहर से ग्रहण की जाती है। जब शिक्षक इतिहास, भूगोल आदि विषयों को पढ़ाता है और मानचित्र आदि दिखाकर समझाता है, तब बालक की कल्पना ग्रहणात्मक कल्पना होती है। तब वो ग्रहण करते हैं उस चीज को देख देख के। इसी प्रकार की कहानी और उपन्यास आदि में विचार दूसरों के होते हैं और हम उसी आधार पर नई बातों की कल्पना कर देते हैं। यह निम्न कोटि की कल्पना होती है। अब हम देखते हैं सृजनात्मक कल्पना क्या होती है। यह उच्च स्तर की कल्पना है। इसमें
अतीत अनुभवों के आधार पर व्यक्ति मन में एक काल्पनिक परिस्थिति बनाता है और पूर्व प्राप्त सामग्री की प्रतिमा को नवीन क्रम में व्यवस्थित करता है। यह भविष्योन्मुखी होती है। ये दो प्रकार की होती है, कार्य साधन या प्रयोगात्मक कल्पना और दूसरी रसात्मक कल्पना। कार्य साधन कल्पना क्या होता है? कार्य साधन में आता है आज रेल, तार, टेलीफोन, वायुयान, ये सभी इनकी पहले कल्पना की गई थी। इसके बाद वैज्ञानिक ने इनको बनाने की कोशिश की। दूरदर्शन, यंत्र, फोन, ये सभी आते हैं। और रसात्मक या सौंदर्यात्मक कल्पना में क्या होता है? यह कल्पना सौंदर्य लिप्सा या भावनाओं को संतुष्ट करती है। यह कल्पना सौंदर्य की सृष्टि और प्रशंसा में लीन होती है। इसमें मस्तिष्क कल्पना के लिए स्वतंत्र रहता है। इसमें मस्तिष्क बिल्कुल स्वतंत्र रहता है कल्पना सोचने के लिए। इसमें किसी प्रकार का बाह्य यंत्र नहीं होता। रसात्मक कल्पना के दो उपभाग हैं। नंबर 1 कलात्मक कल्पना और दूसरा है मंतरंगी कल्पना। कलात्मक कल्पना इसमें इसके द्वारा कला संबंधी कार्यों का सृजन होता है, मतलब क्रिएटिविटी का सृजन किया जाता है। यह मानव के लिए लाभप्रद होती है। ये मानव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। नाटक, कहानी, उपन्यास और चित्र आदि में यही कल्पना पाई जाती है। अगर हम लोग नाटक, कहानी, उपन्यास के बारे में देखें तो सब में यही कल्पना पाई जाती है। इनमें कवि, लेखक एवं चित्रकार को अपने चिंतन पर नियंत्रण करना पड़ता है। उसे स्वाभाविक और समृद्धता आदि नियमों को ध्यान में रखकर रचना करनी पड़ती है। वह सत्य, शिव, सुंदर के आदर्शों को नियंत्रित करती है। ये हमारी कल्पना है, कलात्मक कल्पना। अब हम अगली कल्पना देखते हैं, अब हम लोग मंतरंगी कल्पना के बारे में देखते हैं। इस प्रकार की कल्पना में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार की कल्पना में कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। यह कल्पना न व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है, न ही समाज के लिए। इसमें मन कल्पना के पंख लगाकर उड़ने लगता है। इस प्रकार की कल्पना को हवाई के लिए बनाना, ख्याली पुकाना के नाम से भी दिया गया है, नाम से भी पुकार सकते हैं इसे। कल्पना और शिक्षा का बारे में देखते हैं। कल्पना का और शिक्षा का क्या है संबंध है? बालक की शिक्षा में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पना के विकास के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण करना, भाषा विकास पर ध्यान देना, काल्पनिक खेल एवं क्रियाओं के लिए अवच्छेदन, कहानी सुनना, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, अभिनय करना। शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता। शिक्षा में कल्पना की क्या उपयोगिता है? शैक्षिक दृष्टि से कल्पना का महत्व एवं उपयोगिता निम्नलिखित है। ज्ञान अर्जन में सहायक, नवीन आविष्कारों में उपयोगी, इच्छाओं की संतुष्टि का साधन, समायोजन में सहायक, सौंदर्य का बोध विकास, भावी जीवन की तैयारी में सहायक, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी। इंजीनियर किसी पुल निर्माण करने की कल्पना पहले से करके एक रूपरेखा तैयार करता है। उसकी कल्पना किस प्रकार की है? रचनात्मक कल्पना, क्योंकि वो अपनी कल्पना जो उसने सोचा है उसको एक पेपर पे बनाया और उसकी रचना बनाई, उसने उसको पुल को निर्माण किया, तो ये रचनात्मक कल्पना है। वैज्ञानिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत जिस कल्पना पर आधारित है वो थी सैद्धांतिक कल्पना, क्योंकि वो एक सिद्धांत के पर आधारित है और वो सिद्धांत था गुरुत्वाकर्षण लॉ। कवि कविता की रचना किस कल्पना के आधार पर करता है? कवि जो अपनी कविता बनाता है वो सृजनात्मक
कल्पना के आधार पर बनाता है, क्योंकि वो कभी उसको रचना नहीं देता, वो बस अपनी वर्डों को क्रिएटिविटी के तौर पर प्रस्तुत करता है आपके लिए। शिक्षक किस कल्पना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है? पुनरुत्पादन कल्पना के आधार पर शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है। दीवा स्वप्न में कल्पना करना कि मुझे लॉटरी में 1 लाख रुपए मिले हैं। रात में कोई व्यक्ति ड्रीम देखता है, उसने 1 लाख रुपए जीते हैं ड्रीम में, तो ये मन तरंगी कल्पना है। ये किस प्रकार की कल्पना है? मन तरंगी, क्योंकि इसमें ख्याली पाला बनाना, हवाई में किले बनाना, ये सब मन तरंगी कल्पनाएं आती हैं। सृजनात्मक कल्पना 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कार्य साधन कल्पना, रसात्मक कल्पना। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे देखते हैं, रुचि तथा ध्यान। रुचि और ध्यान क्या है, इनका क्या संबंध है? पहला क्वेश्चन है, रुचि और ध्यान का संबंध बताइए। ध्यान केंद्रित करने के लिए रुचि आवश्यक होती है। यदि उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें उसकी रुचि होती है। जिन वस्तुओं के प्रति व्यक्तियों में रुचि नहीं होती उसकी ओर वह ध्यान नहीं देता। अगर किसी बच्चे का किसी विषय में मन नहीं लगता, रुचि नहीं है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देगा। और जो बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जैसे ज़्यादा बच्चों की इजी सब्जेक्ट लगता है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं। जो सब्जेक्ट को बच्चे पसंद करते हैं, जिनमें रुचि होती है, वो ध्यान केंद्रित करते हैं उसी में। ध्यान से आप क्या समझते हैं? ध्यान मन की वह क्रिया है जिसमें मनुष्य अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर केंद्रित करता है। ध्यान के प्रकार। ध्यान के कितने प्रकार हैं? ध्यान के 2 प्रकार हैं, ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान। रुचि के प्रकार। रुचि 2 प्रकार की होती है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। या तो बच्चे में ये जन्म से ही आती हैं रुचियाँ, या कहीं से अर्जित करके उस रुचि को बनाता है। जैसे म्यूजिक सीखना, पियानो बजाना, ये सब अर्जित रुचियाँ होती हैं। साइकिलिंग करना, ये अर्जित रुचियाँ होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।